नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का यह वीडियो मैं शुरू कर रहा हूं आपसे एक सीधे सवाल से। सीधा सवाल यह है कि क्या यह सच नहीं है, क्या यह सच नहीं है कि केरल में यह पहला विधानसभा चुनाव है 2026 का जब चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। अब तक केरल का इतिहास रहा है मित्रों कि केरल में चुनावी लड़ाई आमने और सामने की होती रही है, मतलब एलडीएफ और यूडीएफ के बीच। एलडीएफ मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है और उसी पार्टी के नेता पिनराई विजयन लगातार 10 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। दूसरा खेमा है यूडीएफ का, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी करती है और सेकंड पार्टनर के रूप में इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। तो क्या यह चुनाव ऐसा नहीं है मित्रों जिसमें दूसरी लड़ाई आमने सामने की नहीं बल्कि त्रिकोणीय होती जा रही है? भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने का प्रयास कर रही है या बना चुकी है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा मित्रों। साथ ही एक दूसरा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का केरल की राजनीति में उभार तब से नहीं हुआ है जब से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वायनाड को चुना था। लोग राहुल गांधी का वायनाड मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स एक सबसे बड़ा कारण नहीं रहा है जिस कारण से केरल में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक विस्तार करते जा रही है। सीधा सवाल आपसे है मित्रों कि क्या वो 2019 का लोकसभा चुनाव वो पहला चुनाव नहीं था जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल की राजनीति की दरवाजा को काफी तेजी से ठकठकाया था और कहा था कि अब कभी बीजेपी को हल्के में मत लेना। और 2019 वही वर्ष था मित्रों जब राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे। याद कीजिए वो समय। उसके बाद से केरल की राजनीति में कितने परिवर्तन आ चुके हैं मित्रों। भरतपुझा नदी में आप कह सकते हैं कि कितनी तरंगे उठी हैं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात तय है कि केरल की राजनीति में घटने वाली हर घटना पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को बड़े गौर से केरल की जनता देख रही है। और उसी का परिणाम था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार केरल में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोला। सुरेश गोपी त्रिशूर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे, वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की संभावना इतनी बलवती हुई केरल में मित्रों कि राजीव चंद्रशेखर नरेंद्र मोदी के काफी नजदीकी एक टेक्नोक्रेट, एक प्रोफेशनल को भारतीय जनता पार्टी ने केरल में अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा। और जब से राजीव चंद्रशेखर गए हैं तब से केरल की राजनीति कैसे बदली हुई दिख रही है। इसी क्रम में याद रखिएगा सदानंदन मास्टर जो कि आप विकलांग हो चुके हैं, दोनों पैर कटे हुए हैं, वामपंथी कह सकते हैं, मतलब जो कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक घटनाओं में उनको मोदी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया। पिछली सरकार में केजे अल्फांसो को केंद्र में मंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी के निशाने पर भी केरल तभी से है जब से राहुल गांधी ने वायनाड को अपना लोकसभा सीट के लिए चुना। वर्तमान में राहुल गांधी तो सांसद नहीं है, लेकिन वहां से प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी की छाया। जैसे भरत ने राम के अनुपस्थिति में, भगवान राम की अनुपस्थिति में अयोध्या का राजकाज संभाला था, वैसे ही प्रियंका गांधी ने उस वायनाड से सांसद है। प्रियंका गांधी अभी जिस वायनाड को राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के बाद खाली किया था, इसलिए कि राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव जीते थे। क्या है खास वायनाड टाइप ऑफ पॉलिटिक्स मित्रों, ये समझिए। वायनाड टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है कि केरल के अंदर मुसलमानों की आबादी 26% है और शायद अगले वर्ष होने वाले जनगणना में यह आबादी का आंकड़ा बढ़ भी सकता है।
तो वर्तमान में अगर हम मान के चलें कि 26.26% ही आबादी है, उसके आधार पर भी तो वायनाड राहुल गांधी गए ही थे इसीलिए लड़ने के लिए, क्योंकि वो लोकसभा सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित है। और सुरक्षित क्यों है? इसलिए है कि वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिलाकर वोट इतने बन जाते हैं जिससे कि कभी भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी विरोधी चेहरा चुनाव हार ही नहीं सकता। मुसलमान ईसाई मतदाताओं के बल पर वायनाड अजेय है। मतलब चाहे वामपंथी हो चाहे भाजपाई हो, कोई भी वायनाड में कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग गठबंधन के किसी भी चेहरे को चुनाव नहीं हरा सकता। तब तो राहुल गांधी की बात ही और है। और जब राहुल गांधी ने वायनाड को इसलिए चुना था मित्रों, क्योंकि वायनाड वो संसदीय सीट है जो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक, केरल तो है ही, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा भी लगती है उससे, और तमिलनाडु का वो इलाका इससे जुड़ा हुआ है मित्रों, जिस इलाके में भारतीय जनता पार्टी भी गाहे बगाहे चुनौती पेश करती रही है। ये वो इलाका है जहां मुस्लिम और ईसाई आबादी है। सेम स्थिति कर्नाटक के इलाकों से भी होता है। मतलब एक वायनाड को चुनकर राहुल गांधी ने मुस्लिम राजनीति को एक बड़ा संदेश देश भर के अंदर दिया, पूरे देश भर में दिया। कोई केवल केरल, केवल तमिलनाडु और केवल कर्नाटक के लिए नहीं था। मित्रों आप याद कर लीजिए 2019 में जब से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ने वायनाड गए और वहां से जीत कर आए, उसके बाद से ही मुसलमान मतदाताओं में पूरे देश भर में राहुल गांधी के प्रति एक सहानुभूति, राहुल गांधी को ही एकमात्र विकल्प मानने की परंपरा का शुरुआत नहीं होता है। और जब राहुल गांधी को मुस्लिम राजनीति के अंदर एकमात्र नरेंद्र मोदी का प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित कर दिया जाता है, मुस्लिम राजनीति का प्रतीक माना जाता है, इंडियन यूनियन मुस्लिम और कांग्रेस पार्टी की सम्मिलित ताकत का प्रतीक बनकर जब राहुल गांधी उभरते हैं, तो केरल जैसे राज्य में वामपंथी दलों के लिए भी संभावनाएं सीमित हो जाती है। और उसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूं मित्रों कि वायनाड टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जो राहुल गांधी की थी, उसी का परिणाम था कि 2021 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम एलडीएफ पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। इसलिए हुई थी कामयाब, उसका कारण था, उसका कारण एकमात्र था कि कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठबंधन सरकार में ना आ जाए। वहां के लोग, वहां की बड़ी आबादी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री देखना चाहती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन साथ ही केरल की जनता यह भी नहीं चाहती है कि कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार केरल में बने। यह बात भी स्वीकार नहीं है केरल की जनता को, गैर मुस्लिम आबादी को। इसीलिए केरल की जनता ने 2021 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम पिनराई विजयन को दोबारा सरकार बनाने के लिए चुन लिया। तब जबकि उससे पहले के 2019 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में, दोनों लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की, यूडीएफ की भारी विजय हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई। इसलिए कि केरल की आबादी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को देखना तो चाहती है, लेकिन केरल की गद्दी में, तिरुवनंतपुरम में, त्रिवेंद्रम में कभी भी कांग्रेस की सरकार, वो सरकार कांग्रेस की जिस सरकार में मुस्लिम लीग एक बड़ी ताकत बन के आए, उस सरकार को नहीं देखना चाहती है। और यही ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से भारतीय जनता पार्टी इस केरल के विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में कामयाब हो गई है। उसके बाद का असर क्या है देखिए आप, उसके बाद का असर यह है कि आज सीपीएम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, प्रायः भारत का राजनीतिक इतिहास रहा है मित्रों कि कम्युनिस्ट पार्टियां हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ रही है, हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ रही है। केरल में कई आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कम्युनिस्टों से बड़ा संघर्ष किया है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन इस चुनाव में
इस चुनाव में आप देख लीजिए, और इसका ट्रेलर दिखाया था पिनराई विजयन ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी। मित्रों, कम्युनिस्ट पार्टी के, सीपीएम के, सीपीआई के कई बड़े नेता ने केरल में हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास किया है। 2021 में भी किया था, 2024 में भी कर रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि मुस्लिम वोट बैंक में उनके लिए कोई स्कोप नहीं है कम्युनिस्ट पार्टियों को। और जो मैं बता रहा हूं कि इस बार 2021 नहीं है, क्योंकि उस समय में पिनराई विजयन के खिलाफ केवल 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, इस बार एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का है। दूसरा, केरल की जनता को अब यह भरोसा हो चला है कि वहां जिन कारणों से वो कांग्रेस को सत्ता में आते हुए नहीं देखना चाहते, मतलब कारण कौन, तो वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इफेक्ट, वो है पीएफआई इफेक्ट, वो है एसडीपीआई इफेक्ट, वो है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इफेक्ट। इन इफेक्ट से सब केरल की जनता को यह लग रहा है, केरल के हिंदुओं को, केरल के इजावा को, केरल के नायर को, केरल के दलितों को, केरल के यहां तक कि ईसाइयों को भी, विशेषकर सीरियन मूल के जो ईसाई हैं उनको तो 100% लगता है कि नहीं भाई, अब इन लोगों से सीपीएम नहीं बचा सकती, पिनराई विजयन नहीं बचा सकती है केवल तो भारतीय जनता पार्टी। कई रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो कि ईसाई समाज से आते हैं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। और ये सब हुआ है राहुल गांधी के वायनाड टाइप ऑफ पॉलिटिक्स से, वायनाड मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स से। जब से राहुल गांधी गए वायनाड, तब से मुस्लिम लीग का साथ कांग्रेस के हाथ के साथ पहले भी था, लेकिन जब से राहुल गांधी गए वायनाड, उसके बाद एक ठप्पा पड़ गया, एक मुहर पड़ गया, एक सर्टिफिकेट मिल गया कांग्रेस पार्टी को केरल की जनता के द्वारा भी कि केरल की कांग्रेस पार्टी इंडियन मुस्लिम लीग के हाथ के अंदर है। केरल में कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नहीं चाहता हो। मित्रों, आपको याद होगा इससे पहले, जब पिनराई विजयन से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे ओमन चांडी, उन दिनों भी केरल की विधानसभा में बीएस अच्युतानंदन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पिनराई विजयन से पहले मुख्यमंत्री रहे केरल के, कई ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की गतिविधि से संबंधित, पीएफआई से संबंधित, सिमी से संबंधित। हर मामले में कांग्रेस पार्टी ने बीएस अच्युतानंदन का विरोध किया था। तो इसीलिए वहां पर वामपंथी समर्थकों को भी यह भरोसा हो चला है कि नाउ पिनराई विजयन, सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट can never fight with Congress party, with the model of politics of Indian Union Muslim League, PFI। PFI कौन है? सिमी का संस्करण है, PFI पर रोक लग गया, उसके बाद बन गया एसडीपीआई। मित्रों, केरल वह राज्य है जहां से आईएसआईएस में लड़ने के लिए सर्वाधिक संख्या में लोग गए थे, जहां से लव जिहाद का फाइल की शुरुआत होती है। और लव जिहाद की चर्चा सबसे पहले कोई हिंदू संगठन ने नहीं किया था, सबसे पहले ईसाइयों ने किया था, सबसे पहले चर्च ने किया था। तो यही कारण है, मूल कारण है, जिस कारण से केरल में भारतीय जनता पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। और 2026 के विधानसभा चुनाव में मित्रों, एक बात तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई तो दूसरी नंबर की पार्टी, तो तय मानिए भारतीय केरल या तो त्रिपुरा बनेगा, मतलब त्रिपुरा में भी सीपीएम को अपदस्थ करके बीजेपी ने सरकार बनाया था, या तो त्रिपुरा बनेगा या फिर पश्चिम बंगाल बनेगा। पश्चिम बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में बीजेपी अभी दूसरे नंबर की पार्टी है, या तो पश्चिम बंगाल की तरह दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी में बनेगी केरल के अंदर, या फिर त्रिपुरा जैसा कोई चमत्कार भी होगा। नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हमारी नजर तो हर उस खबर पर है जिस खबर के तह में जाकर आप उसके मर्म को, उसके कारणों को समझना चाहते हैं।
अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है मित्रों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके, और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जुड़े हैं। सोशल मीडिया पे संवाद एक तरफा नहीं होता। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।